हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर है। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो जैसे लास्ट दो लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन की और परफॉर्मेंस एप्रेसल्स की, और उससे पहले हमने लेक्चर में बात की थी मैन पावर प्लानिंग की। तो आज हमारे पास टॉपिक है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, जो किसी एम्प्लॉई को उसके काम के बदले में दी जाती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वेज पेमेंट होता क्या है। वेजेस आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का जो अपने एम्प्लॉयर के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो रिलेशन है वो डिपेंड होता है उसकी वेज के ऊपर। उसको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है या क्या है। तो नियरली हाफ ऑफ द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है भी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन की कमाई है तो नियरली हाफ उसकी जो आमदन है कंपनी की, वो वेजेस के रूप में ही वर्कर्स को दी जाती है, जो चाहे उसकी मैनेजर है, एम्प्लॉई है या कोई वर्कर है। देयर फॉर इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो इसीलिए अगर हाफ तो उसकी इनकम है जो वो वेजेस में ही चली गई, तो जो पॉलिसीज़ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन ने बनानी है उसमें फिर उन्हें देखना पड़ेगा मैंने किस आदमी की कितनी सैलरी डिसाइड करनी है ताकि मुझे भी कुछ बचे। ठीक है, हाफ निकाल कर। तो एंड हैंस देयर इज़ ए नीड टू डेवलप ए सूटेबल वेज सिस्टम। तो इसीलिए उसे एक सूटेबल वेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, वेज इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल डिविडेंड विच इज़ पेड टू लेबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक नेशनल डिविडेंड है, मतलब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है ताकि लेबर को जो पे करना है, ऐसा नहीं भी लेबर को कम पे किया जाए, इंजीनियर को कम पे किया जाए। एक गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने पे करना है, वेदर ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली और फॉर एम्प्लॉय और फॉर द सर्विस ऑफ द लेबर टू द करंट प्रोडक्शन। नहीं तो फिर अपनी मन मर्जी करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी गवर्नमेंट के लॉज वगैरह नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इन एक्चुअल सेंस ए वर्कर व्हेन एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूट इन द मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ही रिसीव सम रेम्यूनरेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन रिट्यूर टू ऑफ हिज सर्विस कॉल्ड वेजेस। तो इसीलिए कोई भी एम्प्लॉई है या कोई वर्कर है या कोई लेबर है, वो अपने काम के बदले में अपनी कंपनी से, चाहे उसने प्रोडक्शन की है चाहे कोई कंस्ट्रक्शन की है, उसके बदले में एक उसका भी हिस्सा बनता है। तो वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है उसकी सैलरी का। दस वेज इज़ द प्राइस फॉर द यूज़ ऑफ लेबर और ह्यूमन एफर्ट ऑफ वट एवर काइंड ऑफ क्वालिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं भी वेज क्या है, किसी भी ह्यूमन की एफर्ट को, आदमी ने काम किया, चाहे मेहनत वाला काम है चाहे उसने दिमाग वाला काम किया, उसकी ह्यूमन एफर्ट के बदले में उसे कुछ दिए जाने वाले पैसे उसकी वेज है, उसकी सैलरी है। The earning of a mill worker, salary of a typist, pay of an engineer, fees of a lawyer or doctor, all are wages। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं भी किसी वर्कर की, टाइपिस्ट की सैलरी जैसे क्लर्क वगैरह की सैलरी, पे ऑफ इंजीनियर और फीस ऑफ लायर और डॉक्टर की फीस आ गई जैसे। तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये कैटेगरी में आते हैं वेज की कैटेगरी में। Basically, it refers to the payment for the service rendered, whether manual or mental, based on some criteria. Wages include both financial and non financial। ये financial भी हो सकते हैं, non financial भी। नॉन फाइनेंशियल में उसे सम जैसे कोई सहूलत वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसे भी स्टडी करेंगे। तो वेज में कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है? सबसे पहले वेज रेट। वेज का रेट कैसे सिलेक्ट करना है? तो वेज का रेट जैसे यूनिट ऑफ टाइम के बेस पर सेलेक्ट किया जा सकता है, जहाँ वर्क यूनिट के, वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट किया जाए। जैसे टाइम रेट है, टाइम रेट जैसे घंटे के 100 रुपया देना है या 1 घंटे का 200 रुपया देना है, तो वो हो गया टाइम रेट बेस्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम यूनिट, सो मैनी रुपीज़ पर आवर, वीक और मंथ। एक घंटे के कितने पैसे देने हैं, पर वीक के हिसाब से कितने पैसे देने हैं, पर डे के हिसाब से कितने पैसे देने हैं, या पर मंथ के कितने पैसे देने हैं, वो फिक्स होते हैं। जैसे
अदर कंट्रीज़ में काम होता है, चाहे कोई लेबर का काम है, चाहे कोई भी इंजीनियर का काम है, वो टाइम के हिसाब से होता है। और पीस रेट आ गया, जैसे प्रोडक्शन का लॉट मिल गया लेबर को या वर्कर्स को, तो पर पीस उसका हिस्सा देना उसमें से, वो हो गया पीस रेट। इट इज़ ए फ्लैट पेमेंट ऑन द बेस ऑफ पर पीस। जैसे 1000 पीस बनाया तो एक पीस का 1 रुपया है, ठीक है। ये सिस्टम भी हमारे यहाँ चलता है। सो मैनी रुपीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग सो मैनी पीसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वेज रेट। स्टैंडर्ड वेज रेट होता है भी, एक स्टैंडर्ड रेट है, भी इतना ही पैसा मिलेगा। जैसे हमारे चलता है एक दिन का 200 रुपया 300 रुपया चलता है, जो गांव वगैरह में चलता है खेती के काम के लिए। स्टैंडर्ड वेज रेट इज़ द अमाउंट विच इज़ डिटरमाइंड बाय जॉब एवेल्यूएशन एंड merit rating. Such wage is received by employee for satisfaction performance for a given job. तो ऑर्गेनाइजेशन में कई एम्प्लॉय ऐसी भी होते हैं जिन्हें स्टैंडर्ड वेज रेट भी दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ आपको आपके साथ मिलेंगे। तो ये हो गया वेज की टर्मिनोलॉजी, आपको समझ आ गई होगी। पहले तो टाइम बेस्ड, आवरली आ गया, मंथली आ गया, वीकली आ गया, और पर डे के हिसाब से। पीस रेट पीस के हिसाब से। और स्टैंडर्ड रेट, चाहे कोई कम काम करता है चाहे कोई ज़्यादा काम करता है, उसका स्टैंडर्ड रेट फिक्स है। टाइप्स ऑफ वेजेस आ गई हमारे पास, नॉमिनल और मनी वेजेस आ गई, पैसे में पैसा देना उसे। रियल वेज आ गई, लिविंग वेज, मिनिमम वेज, फेयर वेज, ये अलग अलग टाइप्स है वेजेस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल वेज के बारे में, और मनी वेज जिसे हम बोलते हैं। द अमाउंट विच इज़ पेड टू वर्कर इन कैश इज़ कॉल्ड नॉमिनल। जो कैश के रूप में पैसा दिया जाता है उसे बोलेंगे नॉमिनल वेज। और मनी वेज, इट इज़ ए कंसोलिडेटेड फिक्स्ड पेमेंट इन कैश एंड नो अदर बेनिफिट्स एंड एडवांटेज आर एडेड। इसमें कोई अदर बेनिफिट या एडवांटेज नहीं मिलेगा वर्कर को। द रेट ऑफ वेज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एज पर देयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एक का रेट जो डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड देयर नेसेसरी ऑफ लाइफ। वर्कर, अगर किसी काम के लिए ज़्यादा वर्कर मिल जाते हैं तो वेज का रेट कम होगा। अभी हमें तो ये आदमी मिल ही जाना है, अगर एक चला जाएगा। अगर कई आदमी ऐसे होते हैं जो स्टडी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलने मुश्किल होते हैं, तो फिर दूर वाले आदमी को ज़्यादा वेज पे भी रखना पड़ता है उसी काम के लिए। इन केस ऑफ एनी चेंज इन इंडस्ट्री फॉर एनी रीज़न द वेज हैज़ ऑल्सो गॉट टू बी चेंज एज पर सिचुएशन बाय द मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चली गई, तो वेज में चेंज आ सकता है, वो नई पॉलिसीज़ बना सकती है ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास रियल वेजेस। रियल वेजेस रेफर्स टू दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस। तो ये एक मनी की ही पावर है जो किसी आदमी को ख़रीद सकती है, उसको काम के लिए एफर्ट कर सकती है। रियल वेजेस इज़ दी टोटल पेड टू दी वर्कर इन दी फॉर्म ऑफ मनी एंड बेनिफिट बॉथ। तो रियल वेज में उसकी सैलरी भी आएगी आदमी की, और जो उसे एक्स्ट्रा अलाउंस बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कोई ट्रैवलिंग का बेनिफिट दिया जाता है, या उसको वर्किंग के दौरान चाय की सहूलत दी जाती है, या खाने की सहूलत दी जाती है, कैंटीन में कुछ खाने का ऑर्डर दिया जाता है, तो वो उसके अलग से बेनिफिट्स आ गए। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन गिव्स वर्कर्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सच एज फ्री रेजिडेंशियल। समटाइम रहने के लिए फ्री में फ्लैट वगैरह दे देती है ऑर्गेनाइजेशन किसी वर्कर्स को, हाउस, मेडिकल फैसिलिटी आ गई, यूनिफॉर्म दे दी, ठीक है। फ्री पासेस टू ट्रैवल, आने जाने के लिए पास दे दिए ट्रैवल करने के लिए। ऑल दीज आर रियल वेजेस। तो ये सारे आ जाएंगे रियल वेजेस में, उसके बेनिफिट। इसकी नीचे एग्जांपल दी गई है, तो ये आप देख सकते हो थोड़े। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक मिनट। तो रियल वेज को हम पॉइंट डिफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते, वो है मनी वेजेस एंड इट्स परचेजिंग पावर, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल इनकम थ्रू ओवर टाइम, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय को सिक्योरिटी दी जानी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, वो भी एक बेनिफिट आ गया वर्कर्स को, स्किल ट्रेनिंग देनी, चांस ऑफ प्रमोशन एंड फर्दर प्रोस्पेक्ट्स, आदमी को फर्दर प्रमोशन के लिए चांस वगैरह देने। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास लिविंग वेजेस। द लिविंग वेजेस आर फिक्स्ड बाय कलेक्टिव बारगेनिंग ऑफ द एम्प्लॉई एंड हिज एम्प्लॉयर।
तो ये एक बारगेनिंग प्रोसेस होगा एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो डिसाइड किया जाता है भी आपने कितनी सैलरी पे काम करना है। द लिविंग वेज शुड बी इनफ नॉट ओनली टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर बट शुड आल्सो बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑन नेसेसरी कंफर्ट्स। तो उसको बेसिक सहूलतें दी जाती है, जैसे फूड की, क्लोथ्स की, शेल्टर की, उसको रहने के लिए घर दिया जाता है, जैसे कोई लेबर दूर से काम करने आती है, ठीक है। तो कई बार उनको ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी दी जाती है, ताकि वो, क्योंकि वो फ्रेशर होता है तो उसे ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती। एबल टू मीट दी एक्सपेंस ऑन नेसेसरी कंफर्ट एस्टीम्ड बाय द करंट ह्यूमन स्टैंडर्ड सफिशेंट टू इंश्योर फूड क्लोथ शेल्टर फ्रगल कंफर्ट प्रोविज़न फॉर बैड डे एट्सेट्रा। तो लिविंग वेज जो डिफरेंट है फ्रॉम फेयर वेजेस से। द लिविंग वेज शुड बी इनेबल द मेल अर्निंग टू प्रोवाइड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली नॉट merely द बेसिक एसेंशियल ऑफ द फूड क्लोथ शेल्टर बट ए मेजर ऑफ फ्रगल कंफर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, उसको सम कंफर्ट्स दिए जाते हैं। जैसे कोई हायर अथॉरिटी पे पर्सन है, ठीक है, उसे लिविंग वेज भी दी जाती है। सैलरी तो देनी है, लिविंग वेज में उसे घर भी दिया जाता है, खाने की सहूलत भी दी जाती है, आने जाने की सहूलत भी दी जाती है, उसकी फैमिली को भी मेडिकल की सहूलत दी जाती है, उसके बच्चों के लिए स्टडी का अरेंजमेंट किया जाता है, ओल्ड एज में उसके लिए पेंशन का अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये भी लिविंग वेज में आएगी। अगर कोई फ्रेशर आदमी है या वर्कर है, कोई दूर से आया है, ठीक है, कई बार कंपनी को ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो सिर्फ खाने के रहने के ऊपर ही काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट्स को हम इसमें लेकर चल सकते हैं लिविंग वेज में। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम वेज। मिनिमम वेज में हमारे पास आएगा, मिनिमम वेज मींस द मिनिमम अमाउंट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स और नेसेसरीज ऑफ वर्कर्स एंड हिज फैमिली एंड मेंटेन हिज वर्किंग कैपेसिटी। तो जो मिनिमम अमाउंट जो पे की जाती है वर्कर को, जहाँ किसी इंजीनियर को, जहाँ किसी मैनेजर को, ताकि उसकी जो बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके, तो उसे बोलेंगे मिनिमम वेज। सम अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट सच एज मिनिमम ऑफ एजुकेशन, अगर किसी आदमी को एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करनी, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी एट्सेट्रा आ गया इसमें, are also a part of minimum wage. In India, the minimum rate of wage pay able to employees fixed either on the time base or work base for different class of work for children, adult, etc. तो जो मिनिमम वेज के रेट है वो भी फिक्स है अपने इंडिया में। जैसे हमने बात की थी टाइम बेस पर मंथली सैलरी देनी या वीकली देनी या घंटे के हिसाब से काम देना, पैसा देना, ठीक है, वो मिनिमम वेज में आ सकता है। तो वाइल फिक्सिंग द मिनिमम वेज द गवर्नमेंट कंसिडर द थ्री मेन फैक्टर्स। कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे, तो गवर्नमेंट क्या चीज़ें देखती है, इंडस्ट्री की कैपेसिटी देखती है, कैपेसिटी टू पे करने की कैपेसिटी, उसकी इनकम देखती है, तो उसमें से आधा जो वर्कर्स को देना है वो सारा हिसाब किताब लगाया जाता है। नीड्स ऑफ वर्कर्स भी देखा जाता है। जॉब कंटेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क, जॉब कंटेंट देखा जाता है इसमें फिर। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हर एक वेज के टाइप में होगी ही होगी, नहीं तो कंपनी वाले लूट लें अपने वर्कर्स को, कम सैलरी पे काम दे। अगर सारे कंपनी वाले एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो मिनिमम सैलरी रखें फिर वो तो, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी होती है जो लॉज वगैरह बने होते हैं वेजेस के लिए। फेयर वेज नेक्स्ट हमारे पास है फेयर वेज। फेयर वेज इज़ ए लिटिल मोर देन द मिनिमम वेज, मिनिमम वेज से थोड़ी ज़्यादा सैलरी देनी। इट इज़ फिक्सड ऑन सम बेसिक फैक्टर। The lower limit of fair wage is minimum wage and upper limit is fixed by the capacity। तो जो फेयर वेज है मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा पैसा देना, इसकी जो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है फेयर वेज। इट इज़ फिक्सड समवेयर इन बिटवीन द लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज। लिविंग वेज और मिनिमम वेज में ये वेरी करता है। जैसे लिविंग वेज में तो बहुत सारी सहूलतें भी दी जाती है वर्कर्स को, खाने की, कपड़े की, और यूनिफॉर्म वगैरह आ गया, रहने के लिए घर आ गया, मेडिकल सहूलत आ गई, या बच्चों के लिए एजुकेशन आ गई, या आने जाने के लिए सहूलत आ गई, या ओल्ड एज में पेंशन की सहूलत आ गई। लेकिन फेयर वेज में लिविंग से कम और मिनिमम से ज़्यादा।
While fixing fair wage, it is essential to consider wage rate prevailing in the industry whereas labor is organized. तो इसमें भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है उस सभी का। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस। कौन से फैक्टर सैलरी को अफेक्ट कर सकती है? डेटरमाइनिंग वेज इज़ प्योरली एन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी का एक एजेंडा तैयार करना एक प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बड़े मैनेजर बैठे उन्होंने तो यही देखना है भी हम ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर दे सकते हैं। बट इट गिव्स बर्थ टू मैनी सोशल, एथिकल, बिहेवियर एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। तो ये बर्थ देता है जब कोई भी एजेंडा तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सोसाइटी का भी देखा जाता है भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसे बनेगा, एथिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती है, बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को भी मद्देनज़र देखा जाता है। इन प्रैक्टिस वेजेस कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय थ्योरीज बट सेवरल अदर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड। तो कोई भी वेज रेट सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से फिक्स नहीं की जा सकती, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की इनकम भी देखनी है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी रेट है, वेज रेट है, डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेज वेरिएशंस है जिसके ऊपर वेज वेरी करती है। फर्स्ट है टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन में क्या है, हम स्टडी करते हैं वेज वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर इकोनॉमिकल कंडीशंस। जो वेज है वेरी कर सकती है टाइम टू टाइम। अगर ऑर्गेनाइजेशन आज फुल फॉर प्रॉफिट में है तो वेज वो अभी अपने वर्कर्स को सैलरी ज़्यादा देगी। अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन में डाउनफॉल आ गया तो वो सैलरी काट भी सकती है। वेजेस आर जनरली कट डाउन इन स्लम्प पीरियड्स वेयर एज दे आर इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सैलरी बढ़ाई भी जा सकती है, जब दोबारा कंपनी पैसे में आएगी, मुनाफे में आएगी, तो फिर सैलरी उसी रेट पर पहुंच भी सकती है। रीजनल वेरिएशन फॉर दी आइडेंटिकल वर्क इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग दी सेम गुड्स वर्कर्स में ड्रा डिफरेंट वेज रेट्स। जैसे रीजनल वेरिएशन के हिसाब से जो वर्कर्स है उनकी सैलरी चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंट स्पोर्ट इंडस्ट्री इन पंजाब पे लोअर वेज टू देयर वर्कर एज़ कम्पेयर टू वेज पेड बाय द स्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ यूपी। तो ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया भी, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है पंजाब में, यहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान बनता है, तो उसके वेज रेट कम है पंजाब में, क्योंकि सामान कम बिकता होगा, डिमांड कम होगी सामान की। लेकिन यूपी में वही इंडस्ट्रीज़ के रेट ज़्यादा है, तो रीजनल वेरिएशन होगी वहाँ पे, क्योंकि यूपी में आबादी वगैरह भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट कर सकती है इन चीज़ों को। तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा जाता है। जैसे हमने सीजनल इफ़ेक्ट बोला है, एक सीजनल इफ़ेक्ट में जैसे कपड़ा तैयार होता है, गर्मी वाला कपड़ा तैयार होता है, सर्दी वाला कपड़ा तैयार होता है। किसी इंडस्ट्री में गर्मी वाला कपड़ा तैयार करने के लिए कम एफर्ट चाहिए, सर्दी वाला तैयार करने के लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए, तो वर्कर्स को उस हिसाब से कम ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है। तो उसी तरह इंडस्ट्रियल वेरिएशन, वेज तो हर एक इंडस्ट्री में, मैंने आपको पहले ही बोला, डिफरेंट हो सकती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वेज रेट डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन दी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री कंसर्न। तो जिस तरह का सामान बनता है उस तरह की वेज रेट हो सकती है इंडस्ट्री में। प्लेस्ड इन द नेशनल इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर विद स्किल रिक्वायर्ड, नेचर ऑफ वर्क एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये सब चीज़ें भी सैलरी को अफेक्ट कर सकती है। तो आज आपको समझ आया होगा अभी हमने सैलरी बनानी कैसे है, सैलरी देनी कैसे है, या उसकी क्या पॉलिसीज़ है, और किस किस चीज़ पर सैलरी हमारी डिपेंड करेगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।